मेरा पिछला टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया और आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को समझने से पहले उसके परिभाषा को समझते हैं। तो इसमें स्पष्टतः कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनके ऊपर आप ध्यान देकर समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के द्वारा ही निरूपित किया जाता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए आपको रासायनिक समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। अतः कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण एक दूसरे के पूरक हैं। रासायनिक समीकरण में अगले पॉइंट में देखेंगे, दिया है रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। अर्थात जो उनकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, उसको उस सूत्र के द्वारा ही उसके अभिकारक या उत्पादों में उनको दर्शाया जाता है। उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ उनके प्रतीक को लिखा जाता है। कुछ यहाँ पे अगला हेडिंग जो बना है आवश्यक परिस्थितियाँ, इनमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इनमें ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी इसमें अगर ताप है तो एरो का निशान ऊपर के साइड में रहेगा, दाब है तब भी एरो का निशान नीचे के साइड में रहेगा और उत्प्रेरक में एरो का निशान ऊपर साइड में रहेगा। अर्थात इसमें अगर हम समीकरण को लिखते हैं तो उस समय हम एरो लगाकर ही ये स्पष्ट करते हैं कि इसमें ताप निष्कासित हो रहा है कि दाब लग रहा है कि उत्प्रेरक। इसको तीर के माध्यम से हम दर्शाते हैं। अगले क्रम में जब आएंगे तो देखेंगे नीचे एक रूल दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं उसके उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। यानी कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करा रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया तब तक संतुलित नहीं होगी जब तक दोनों ओर संख्या समान नहीं होगी। जैसे कि आप गणित में पढ़ते हुए आए हैं LHS = RHS, उसी तरीके से इसमें भी जब तक LHS = RHS नहीं होगा तब तक आपकी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। एक बार पुनः देख लेंगे कि लाइन में दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं उसके उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि दोनों साइड में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो इक्वल होना चाहिए। अब इसके रूल को देखेंगे तो इसको चरणबद्ध तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे आप गणित में इक्वेशन के माध्यम से किसी सवाल को सिद्ध करते हैं तो उसी तरीके से इसमें भी चरण के माध्यम से संतुलन बनाया जाता है। जैसे चरण 1 यानी रूल 1 है, आप देखेंगे इसमें पहला हेड बनाया गया है सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बनाकर। सबसे पहले सूत्रों के चारों ओर हम क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। जैसे एक अभिक्रिया में हमने दर्शाया है कि Fe + H2O gives Fe2O3 + H2। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना है। पूरे तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले Fe को हमने एक बॉक्स में रखा है प्लस H2O को हमने एक बॉक्स में रखा है गिब्स। इसको एरो जो है इसको गिब्स पढ़ा जाता है। इस गिब्स को हमने अलग रखा है जो क्या करता है, निर्देशित करता है। ये LHS है और LHS से RHS में जाके यह अभिक्रिया संतुलित होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि Fe + H2O गिब्स Fe2O3 दिया है प्लस H2 दिया है। यह एक असंतुलित अभिक्रिया है। अभी ये पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट इसको बनाए हैं, अब इसके बाद जब अगले क्रम में जाएंगे तो इसके क्रमों में हम सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे दर्शाया गया है संतुलन के समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यानी कि संतुलन के समय चरणबद्ध में यानी जो 1 है, इक्वेशन 1 है, इसमें कोई भी बॉक्स के अंदर आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जो भी परिवर्तन होगा वो बॉक्स के बाहर होगा, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। एक बार फिर से समझ लेंगे। सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बनाकर सूत्रों के चारों तरफ आपने बॉक्स बनाया है। जैसे Fe + H2O gives Fe2O3 + H2।
अब यहाँ पे इसको इस इक्वेशन फर्स्ट बनाया गया है और नीचे मैंने लिखा है कि संतुलन के समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि संतुलन के समय आपको बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाहर आप परिवर्तन कर सकते हैं मगर आप उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते। स्टेज 3 में चलेंगे जब रूल सेकेंड में, तो वहाँ पे आप देखेंगे सभी तत्वों के संख्या नोट करके, जो सभी तत्व हैं उनकी संख्या को नोट कर देना है। ध्यान रहे जो लास्ट की संख्या बचती है उसको नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, यानी कि जिस पे भार बराबर हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है H2 और बाहर भी H2, तो ये कॉमन होके केवल 2 ही लिखा जाएगा, इसमें कोई अन्य परिवर्तन आप नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे H4 रहता, यहाँ पे H2 रहता तो यहाँ पे 6 लिख सकते थे, 4 और 2 इसको ऐड करके आप 6 लिख सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे 2 और 2 दोनों इक्वल है तो यहाँ पे आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है Fe, तो आपने LHS साइड का सबसे पहले लिखना है, यानी कि अभिकारकों के परमाणु संख्या, अभिकारकों के परमाणु संख्या, और एक साइड में एक कॉलम बना है तत्व, फिर बना है अभिकारकों के परमाणु की संख्या LHS, उत्पाद में परमाणु की संख्या RHS बना है। इसमें देखिए कोई परिवर्तन आपको नहीं देना है। अब इसके माध्यम से आपको बस उनकी संख्याओं को लिखना है। सबसे पहले आप LHS के संख्याओं को लिखेंगे, तो यहाँ पे Fe है, Fe 1 मर्तबे है तो आप 1 बार लिख दिए। अब यहाँ पे H है, H यहाँ पे 2 बार है तो आपने 2 लिख दिया। O 1 बार है, आपने 1 बार लिख दिया। अगले क्रम में जब चलेंगे तो Fe2 है और एक Fe2 इधर का और एक इधर का मिला के बनेगा Fe3। उसके बाद से एक यहाँ का, 2 यहाँ का और एक यहाँ का मिला के आपका बना 3, तो यहाँ पे आपने 3 कर दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 + 1 = 3। उसके बाद से यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ही लिख देंगे। मैंने शुरू में ही बताया अगर H2 + H2 बराबर है तो यहाँ पे केवल 2 लिखेंगे, अदरवाइज 4 नहीं लिख सकते। उसके बाद से ऑक्सीजन O को दर्शाया गया है, ऑक्सीजन जहाँ O को दर्शाया गया है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं FeO3 के पास 3 है, यानी और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 3 मिला के 3 + 1 मिला के कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे 4 बन गया। तो ये जो बनेगा वो पॉइंट वाइज आपका समीकरण 2 बनेगा, समीकरण 2। अब अगला हम कुछ अलग पार्ट में समझाते हैं।